Hello everyone. So today this is the third topic. Is the United Nations a toothless tiger? Has it become a toothless tiger? ये टॉपिक बहुत टाइम से न्यूज़ में है. यदि आपको याद होगा तो जब WHO के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जब कोरोना वायरस के ऊपर जब कोविड वेव आई थी, तो कहा जा रहा था कि WHO ने वेव कंट्रोल करने के में इनएफिशिएंट रोल प्ले किया. ऐसा ही लगातार UNHCR में भी एलिगेशंस लगते आए हैं कि UN ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सही तरीके से फैसले नहीं ले रहा है. एंड इवन मेंबर्स लाइक पाकिस्तान, मेंबर्स लाइक सऊदी, जो लगातार ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करते आए हैं, वो भी इसके मेंबर बन गए हैं. फिर लगातार इंडिया एक डिमांड रेस करते आ रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि इंडिया शुड बिकम अ परमानेंट मेंबर, क्योंकि इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट टाइम. इंडिया एक मेजर जो कंट्री है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है. इंडिया ने ह्यूजली कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन के फंड में, तो इंडिया का प्रेजेंस जरूरी है. सिमिलरली अफ्रीकन यूनियन इज नॉट प्रेजेंट. तो बहुत सारे आरोप, बहुत सारे इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशंस बॉडी लगते आए हैं. लेकिन अभी अपन इसमें पर्टिकुलर बात करेंगे कि इज यूनाइटेड नेशंस toothless in regards to controlling war. This is a specific topic. अब दो वॉर अभी चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन. इसमें भी काफी क्रिटिसाइज हुआ है. क्यों? क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ P5 इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो जो मेजर गोल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वो उसी का एक परमानेंट मेंबर वॉयलेट किया है. इजराइल और हमास का अभी जो वॉर हो रहा है वो भी एक बड़ा इशू चल रहा है. ठीक है, तो क्या इस सिचुएशन में यूएन का कितना रोल है, एंड व्हाई हैज यूएन बिकमिंग अ टूथलेस टाइगर या इनएफिशिएंट इन हैंडलिंग सच सिचुएशन? तो ये आज का हिंदू का आर्टिकल था. एंड अगेन दिस टॉपिक कम्स अंडर आईआर. आईआर के अंदर आता है ये टॉपिक. ठीक है, इंटरनेशनल बॉडीज जो है, इंस्टीट्यूशंस हैं, इस टॉपिक के अंदर आता है. अब यदि अपन देखें यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में अपन बात करते हैं. तो सबसे पहले यदि आप यूनाइटेड नेशंस को देखें तो वो क्या ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है? नहीं है. इनफैक्ट यदि मैं केवल यूएनएससी का स्ट्रक्चर देखूं तो यूएनएससी के स्ट्रक्चर में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं विच आर P5, एंड देन देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स विच आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years. ठीक है, P5 में यदि आप बात करोगे 1990s की, तो 1990s में क्या हुआ? यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया था, एक हेजेमोनिक पावर यूएस आ गया. तो यूएस का ग्लोबल डोमिनेंस था. तो यूएस यूज्ड टू टेक आउट इट्स वे इन द यूनाइटेड नेशंस. लेकिन अब क्या हो रहा है? अब देयर आर फिशर्स विद इन P5. P5 एक यूनिफॉर्म ब्लॉक नहीं है. चाइना एक नया फोर्स इमर्ज आउट हो रहा है, एंड द कंट्रोवर्सी बिटवीन कन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज बिटवीन यूएस एंड चाइना बहुत सारे में है. चाहे वो ताइवान को लेकर हो, चाहे वो साउथ चाइना को सी को लेकर है, चाहे वो हुआई को लेकर है, चाहे वो इंडिया को लेकर है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स में. तो ये सारे इश्यूज में चाइना और यूएस के बीच में एक कन्फ्लिक्ट देखी जाती है. तो विद इन द यूएन P5 मेंबर्स हैव आ डिफरेंट माइंडसेट. इस वजह से कोई भी डिसीजंस नहीं लिया पा रहा है. तो एक जो मेजर फैक्टर है वो है वीटो, जो P5 वीटो करके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट कर लेते हैं, अपने अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन पास नहीं होने देते हैं. नेक्स्ट है यूनिवर्सल मेंबरशिप. अब एक बात समझिएगा, आज का जमाना यदि आपको पता है तो बहुत सारे मिनी लैटरल्स कोविड के बाद प्रमोट हुए हैं, जैसे कि क्वाड हो गया. ठीक है, जैसे कि बहुत छोटे छोटे, जैसे I2U2 भी हुआ, जिसे कि बोला जाता जो मिडिल ईस्ट क्वाड बोला जाता है. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एम क्या है? क्योंकि ये स्मॉल बॉडी है, 3 या 4 मेंबर्स होते हैं. अब 4 मेंबर्स होते हैं तो क्या होता है? इंटरेस्ट बेस्ड लॉबी फॉर्म हो सकती है. जैसे मेरे को एक चाइना के अगेंस्ट बनाना है तो मैंने एक ग्रुप बना दिया, तो ऑल अगेंस्ट चाइना विल फॉर्म अ ग्रुप. यदि मुझे यूएन में एंट्री चाहिए तो एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जिसको G4 बोला जाता है. ये हालांकि पहले का ग्रुप है. तो मिनी लैटरल बनाने का क्या है? कम लोग हैं, डाइवर्जन कम है, इंटरेस्ट बेस्ड, जो मुझे चाहिए वही उसको चाहिए, एक छोटा सा ग्रुप बना लिए. लेकिन यूनिवर्सल मेंबरशिप, यूएन के कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर कंट्रीज हैं. सारे के सारे इंटरेस्ट डिफर आउट करते हैं. तो क्या होता है? देयरफॉर कन्फ्लिक्ट होना तो आम बात है. इस वजह से एक है प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशंस के अंदर. नेक्स्ट आता है फंडिंग का. बहुत मेजर इशू है यूएन के लिए
फंडिंग का। अब देखो नॉर्मली जो होता है ना, दो तरीके की फंडिंग होती है, कंपलसरी और वॉलेंटरी। अब कुछ ऑर्गेनाइज वॉलेंटरी वो फंडिंग होती है जो मेंबर्स अपने बिहाफ पर खुद ही इच्छा से यूएन को देते हैं, दिस इज नोन एज वॉलेंटरी फंडिंग। whereas compulsory they have to compulsory give on behalf of being a member, जो कई बार कोटा के बेसिस में डिसाइड होती है, जैसे इन केस ऑफ खासकर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, और इट कुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक हेफ्ट या कुछ भी हो सकता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में ये जो वॉलेंटरी फंडिंग है ये बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएनएचसीआर के केस में, ह्यूमन राइट कमीशन के केस में, ये जो वॉलेंटरी फंडिंग है 60% से ज्यादा है। तो यदि कोई नेशन इसके वर्किंग से खुश नहीं है, उसकी फंडिंग रोक देगा। अब ऐसे कंडीशन में यूएन क्या करेगा? इट वुड बी पैरालाइज्ड। ऐसा कुछ हुआ भी जब 2020 में डब्ल्यूएचओ से यूनाइटेड नेशन के यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाराज थे, तो उन्होंने कहा कि हम डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक देंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है एनफोर्समेंट पावर। यूएन यदि वॉर में जाता है तो क्या यूज करता है? ब्लू कैप्स को यूज करता है, जिसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। ये फोर्स कहां से आते हैं? ये फोर्स आते हैं मेंबर कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से। इंडिया हैज बीन वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स, यू मस्ट नो दैट। तो मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस की खुद की कोई पुलिस फोर्स है? नहीं है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस। दूसरी बात है, बहुत बार पावरफुल नेशंस, अगेन एग्जांपल देता हूं, P5 का मेंबर यूएस, उन्होंने 2003 में इराक में इन्वेड कर दिया, ये बोल के कि यहां पर केमिकल वेपन्स हैं। केमिकल वेपन्स मिले नहीं, लेकिन इस इन्वेजन में क्या उन्होंने यूएन की परमिशन ली? नहीं ली। हुआ क्या? दिस इज एन एग्जांपल जहां पर कैसे यूनाइटेड नेशन की पावर्स को, की लीगैलिटी को बाईपास करके खुद परमानेंट मेंबर्स ने इशू क्रिएट किया। ठीक है, इसके बाद यूएन को और अलग चीजों में भी क्रिटिसाइज किया जाता है, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी। माना जाता है कि ये रईस लोगों का चोचला है, ब्यूरोक्रेसी तामझाम में फंसे रहता है और रियल काम कुछ करता नहीं है। ठीक है, और बोला जाता है कि इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे कि टेररिज्म है। अब टेररिज्म में क्या है? अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने एक टेररिज्म की ग्लोबल डेफिनेशन भी एक्सेप्ट नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो डेफिनेशन प्रपोज की उसमें यूएस भी ऑब्जेक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे सीआईए के जो एक्ट हैं डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट में, उसमें सीआईए के एक्ट भी टेररिस्ट एक्ट बन जाएंगे। तो इस वजह से एक यूनानिमस डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म नहीं है। सिमिलरली देयर आर साइबर अटैक्स, साइबर वारफेयर है। ठीक है, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना डोमिनेटेड अटैक्स बढ़ रहे हैं। इनके लिए क्या यूनाइटेड नेशन के पास टेक्निकल सपोर्ट है, सॉफ्टवेयर है, या स्पेस वॉरफेयर भी हो सकता है? कोई बात, कोई भी इसमें टेक्निकल या स्पेशलाइजेशन नहीं है। यदि अपन अकाउंटेबिलिटी बात करें तो ये मेजरली बात करते हैं अगेन ब्लू कैप्स पीस कीपिंग फोर्स से रिलेटेड, इनमें प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, बहुत बार जो पीस कीपिंग फोर्स है उनके अगेंस्ट किया गया है, दे हैव यूज्ड अननेसेसरी फोर्स, इन्वॉल्व्ड इन द ह्यूमन राइट वायलेशन देमसेल्फ, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सो दिस इज अ मेजर आर्टिकल, हिंदू में था। अब दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बहुत प्यारा सा चार्ट है, मुझे एनसीईआरटी में मिला था। सो आई जस्ट गिव यू, जस्ट गो थ्रू दिस फ्रॉम द एनसीईआरटी। हो सकता है क्लियर ना हो इसमें, बट यूएन के चार्ट को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत प्यारा सा ये चार्ट। तो 5 मेजर ऑर्गन्स हैं यूएन के, दे आर जनरल असेंबली, दे आर सिक्योरिटी काउंसिल, दे आर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, उसके बाद एक सेक्रेटरिएट है, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ये 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गन्स हैं। इसके पहले एक ट्रस्टीशिप काउंसिल भी था, ये अभी राइट नाउ बंद हो गया है, इसका काम खत्म हो गया था। सेक्रेटरिएट क्या करेगा? ऑब्वियसली सेक्रेटरिएट विल डू द नॉर्मल डे टू डे फंक्शन वर्क हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, ये हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा? तो 15 जजेस रहते हैं, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है। ठीक है, एक और कोर्ट रहता है पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दोनों के दोनों हेग में सिचुएटेड है। एक कहां है? नीदरलैंड्स में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन बॉडी, एंड आईसीजे की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो भी डिफरेंट है। आईसीजे नेशन और नेशन के बीच में ज्यूरिसडिक्शन में इश्यूज होता है, तब आईसीजे इस मुद्दे को उठाता है, डिस्प्यूट को उठाता है। लेकिन यदि कोई पर्सनल या प्राइवेट एंटिटी और नेशन के बीच में हुआ तो वो आईसीजे
के वर्डिक्ट में, जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। ठीक है, देन देयर आर सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी बहुत सारी बॉडीज हैं। एक है सब्सिडरी बॉडीज, इन बॉडीज को देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन देयर आर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक एग्जांपल है IAEA। दिस रिपोर्ट्स टू बोथ सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। इसको बोलते हैं एटम्स फॉर पीस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटम्स फॉर पीस। मेजर काम है यूजफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इस चार्ट को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन देयर आर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक आता है WTO। एक दो MCQ कर लेते हैं UN से रिलेटेड। विच इज इनकरेक्ट अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? इट इज अ 15 मेंबर काउंसिल इन विच 5 आर परमानेंट, सही है। 10 आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली, सही है। फॉर 2 years, सही है। ईच परमानेंट मेंबर हैज अ वीटो पावर, सही है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर इट्स फंडिंग एजेंसी, ये गलत है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर वुड बी C। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट MCQ करेक्ट है। इंडिया इज प्रेजेंटली द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 2021 से इंडिया मेंबर था, दिसंबर में मेंबर इलेक्ट हुआ था, और से लेकर 2022 एंड तक मेंबर था। तो राइट नाउ इट इज नॉट द मेंबर। जनवरी से स्टार्ट हुआ था इसका सेशन, से लेकर यहां तक, अभी इट इज नॉट द मेंबर। ठीक है, so this is wrong. India has been elected as non-permanent member first in 1951, सही बात है। India has formed a group with UN named G4 for reforming the multilateral system। तो G4 तो फॉर्म हुआ है, एम भी यही है, रिफॉर्म, इनफैक्ट इंक्लूजन इन द UNSC, ये एम है। लेकिन G4 जो है विद इन UN नहीं है, UN के रिफॉर्म करने के लिए है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। All the P5 countries have supported India's claim to be permanent members of UNSC, ये भी गलत है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट किसने किया है? चाइना ने किया है। US, रशिया ने ओपनली सपोर्ट किया है। बट एक बात और है, जियोपॉलिटिक्स में यदि आपको पता है कि एक चाइना जो है वो आपको एग्री नहीं करेगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कंट्रीज लाइक US और रशिया को सपोर्ट करना। ठीक है, हालांकि ये स्टेटमेंट गलत है। कॉफी क्लब ओपोजेस इंडियाज क्लेम टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, ये भी सही है। तो करेक्ट पूछा है, तो 2 and 5 आर करेक्ट। ठीक है, 2 and 5। तो दिस शुड बी एक्चुअली 2 and 5। ठीक है, या इट शुड बी 2 and 5। कॉफी क्लब के बारे में देख लेते हैं। ये क्लब बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि मैक्सिको है, जैसे कि इटली है, जैसे कि पाकिस्तान है। इन लोग क्या करते हैं, इंडिया के इंक्लूजन को, इंडिया के इंक्लूजन इन द UNSC अपोज करते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि यदि UNSC को P5 से और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो होगा क्या, कि जो अभी जो वीटो है, वीटो पावर की वजह से और ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या इशू आ सकता है, डाइवर्स ग्रुप आएंगे, तो एजेंडा को पास करना UN बॉडी से और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मेजर कंटेंशन है। इनफैक्ट मैक्सिको के ने एक आइडिया प्रपोज किया था कि इंस्टेड ऑफ अ वीटो पावर, अपन नॉन परमानेंट मेंबर को ही क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टेन्योर्स दे सकते हैं, जैसे कि 5 years और 15 years, इस तरीके के टेन्योर दे सकते हैं। और UNSC के परमानेंट मेंबर्स को मत बढ़ाओ, या बढ़ाओगे भी तो वीटो पावर बिल्कुल मत दो। ठीक है, तो दिस इज ऑल। नाउ नेक्स्ट इज, ये ऑर्गेनाइजेशंस है और इनके हेडक्वार्टर, ये मैच द फॉलोइंग कॉलम में कई बार आ सकता है। तो जस्ट एटलीस्ट नो द हेडक्वार्टर्स, इनके जेनुआ में है। आई जस्ट अपलोड द PDF, देख लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, दीज आर ऑल द, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।